तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग CUET PG एमएड एंट्रेंस का थ्योरी पढ़ेंगे और आज हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे कि गेस्टाल्टिज्म के अंतर्गत लर्निंग की कौन सी थ्योरी दी गई है और किसके द्वारा दी गई है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग में हम लोग आज पढ़ेंगे इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, यानी हिंदी में बोलते हैं अंतःदृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, जिसको दिए थे वर्दीमर जी और इसको प्रयोग किया था कोहलर महोदय ने। ठीक ना, इसको प्रयोग कोहलर महोदय ने किया था और देने वाले थे वर्थाइमर अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो, और इन्हीं को यदि हिंदी में बोले तो वर्दीमर। ठीक ना, चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग थॉर्नडाइक की थ्योरी, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने पैवलोव का थ्योरी पढ़ा था, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देन हम लोग BF स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, उसको हमने पढ़ा था। आज हम लोग लर्निंग की चौथी थ्योरी, अंतःदृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट PDF दूंगा, प्रैक्टिस सेट की इम्पोर्टेंट PDF दूंगा एग्जाम के समय, जो आपको बहुत ही हेल्प पहुँचाएगी। ठीक, देखिए गेस्टाल्टिज्म थ्योरी के अंतर्गत ये थ्योरी आती है आपकी अंतःदृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद मैंने आपको पढ़ाया था मनोविज्ञान के संप्रदाय वाली क्लास में, जिस क्लास में मैंने आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको गेस्टाल्टिज्म को विस्तार में पढ़ाया था। गेस्टाल्टिज्म के जो जनक हैं वो वर्थाइमर हैं और इस थ्योरी को प्रयोग किसने किया था, तो कोहलर महोदय इसको प्रयोग करने वाले थे। इसको प्रयोग करते समय जो इनके सहयोगी थे वो थे कोफका, कर्टलेविन, और कोहलर ने इस एक्सपेरिमेंट को 1916 में प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो वर्दीमर हैं। 1912 में वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हुए और इसके बाद इस सिद्धांत में जो कोहलर प्रयोग किए थे वो एक वनमानुष पे प्रयोग किए थे, जिस वनमानुष का नाम था सुल्तान। सुल्तान एक चिंपैंजी था। ठीक, देखिए एक गेस्टाल्ट की थ्योरी बोली जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको गेस्टाल्ट का थोड़ा सा अर्थ समझा देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? एज अ होल। एज अ होल, किसी भी चीज को पूर्ण के रूप में देखना, पार्ट के रूप में न देखना, पार्शियल रूप में न देखना। गेस्टाल्टवाद ये बोलता है कि किसी भी रूप को यदि हम पूर्ण रूप में देखें, होल रूप में देखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है किसकी अपेक्षा किसकी अपेक्षा? पार्ट की अपेक्षा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये क्या है बताइए? आप कुछ नहीं बता सकते, बोल सकते हैं 3 डॉट है, लेकिन यदि मैंने ऐसे कर दिया तो आप बता सकते हैं कि मनुष्य के दिमाग की बात हो रही है या मनुष्य के मस्तिष्क की बात हो रही है या मनुष्य का मैंने एक स्वरूप बनाया है। तो यही बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को पार्ट के रूप में न देखकर उसे कैसे देखा जाना चाहिए, उसे अगर हम होल रूप में देखते हैं तो वो चीज़ हमको जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसा गेस्टाल्टिस्ट बोलते हैं, गेस्टाल्ट वाद में ऐसा बोला जाता है। अब देखिए गेस्टाल्ट की जो थ्योरी है, इसमें क्या बोला जाता है कि सबसे पहले तो हमारे पास कोई समस्या आती है। क्या आती है? सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या आती है। समस्या के बाद हमारे पास एक अंतःदृष्टि आती है, यानी समस्या पे हमारी दृष्टि जाती है, हम उस समस्या पे विचार करते हैं। अंतःदृष्टि का मतलब क्या है कि हम अपने मन में उस समस्या पे विचार करते हैं, और जब हम अपने मन में उस समस्या पे विचार करते हैं तो उस समस्या को लेके हमारे अंदर एक सूझ आती है। सूझ मतलब उस समस्या को समाधान करने का हमारे अंदर तरीका आता है और फिर समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ को सीखा जाता है, ये गेस्टाल्ट थ्योरी में बोला जाता है। पहले समस्या आती है, फिर अंतर्दृष्टि आती है, फिर सूझ आती है और फिर समस्या का समाधान होता है, यानी अधिगम हो जाता है। ठीक, अब देखिए
कोहलर की एक पुस्तक है जिसमें इस थ्योरी का जिक्र मिलता है। वो पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसे 1959 में पब्लिश किया गया था उनके द्वारा। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि इस थ्योरी को प्रयोग करने वाले कोहलर थे। तो कोहलर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे, ताकि एग्जाम में यदि कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे तो उसका आंसर हम दे पाएँ। कोहलर का जो पूरा नाम था वो वोल्फगैंग कोहलर था। ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और गेस्टाल्टिज्म का जन्म भी जर्मन देश से ही होता है। ये घटना विज्ञानी भी थे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इनका जन्म 21 जनवरी 1887 में टालिन इस्टोनिया में हुआ था। ये एक जर्मन का प्लेस है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 11 जून 1967 में हुई थी। तब ये 80 साल के हो चुके थे। इनफील्ड न्यू हैम्पेशायर यूनाइटेड स्टेट में इनकी मृत्यु हुई थी। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनको APA अवार्ड भी मिला था फॉर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी के लिए। मनोविज्ञान में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको APA अवार्ड भी मिला था। फिर इसके बाद इनका हम प्रयोग देखेंगे। तो इनका प्रयोग क्या था? एक कमरा था, ये आपका कमरा है, और इस कमरे में इन्होंने एक चिंपैंजी को बंद कर दिया था। चिंपैंजी को बंद कर दिया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। सुल्तान आपने मूवी भी देखी होगी, लेकिन यहाँ पर सुल्तान एक बंदर यानी चिंपैंजी होता है, जिसको एक कमरा में वो बंद कर देते हैं। और कमरा में 2 बॉक्स रख देते हैं। 2 बॉक्स रख देते हैं। एक बॉक्स छोटा होता है, एक बॉक्स बड़ा होता है। और कमरे के ऊपर छत पे क्या कर देते हैं? केला को टांग देते हैं। केला को टांग देते हैं। ये आगे करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि बंदर भूखा होता है। बंदर क्या होता है? भूखा होता है। तो वो केला को खाने के लिए प्रयास करता है, केला तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो सफल प्रयास नहीं कर पाता है। वो आगे क्या करता है? आगे छोटे बॉक्स के ऊपर बड़े वाले बॉक्स को रखता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर केला तक पहुंचने का कोशिश करता है। लेकिन आपको पता है कि यदि आप छोटे बॉक्स के ऊपर बड़ा बॉक्स रखेंगे और उस पर चढ़ेंगे तो बॉक्स क्या है? गिर जाएगा, बॉक्स बिखर जाएगा और आप भी गिर जाएंगे। तो इस प्रकार बंदर गिर जाता है, केले तक नहीं पहुंच पाता है और फिर वो थक कर बैठ जाता है। लेकिन अचानक उसे सूझ आती है और सूझ आने के बाद वो फिर क्या करता है? आगे बड़ा बॉक्स नीचे रखता है, फिर छोटा बॉक्स ऊपर रखता है, फिर उसके ऊपर चढ़कर वो केले को प्राप्त कर लेता है और अपना भूख मिटा लेता है। तो यही इस प्रयोग में है। इसको हम बॉक्स समस्या के नाम से जानते हैं। प्रयोग 1 बॉक्स समस्या। इसमें एक सुल्तान चिंपैंजी होता है जो भूखा बंदर को बोला जाता है। वो बंदर भूखा होता है। ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिया और कमरा बंद कर दिया। चिंपैंजी ने केले को प्राप्त करने की कोशिश की। पहले वो छोटे बॉक्स को रखकर उसके ऊपर बड़े बॉक्स को रखकर केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और थक जाता है। बाद में अचानक उसे सूझ आता है, उसके दिमाग में आता है और वह बड़े बॉक्स के ऊपर छोटे बॉक्स को रखता है और उस पर चढ़कर केले को प्राप्त कर अपनी भूख शांत कर लेता है। प्रयोग 1 में यही रहता है। देखिए यहाँ पर आगे वो छोटे बॉक्स को नीचे रखता है, फिर बड़े बॉक्स को नीचे रखता है और इस पे चढ़कर केले को प्राप्त करने का कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि बंदर गिर जाता है, क्योंकि वो सही क्रम में बॉक्स को नहीं रखता है। फिर वो थक कर बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या होता है? अचानक सूझ आती है। अचानक सूझ आती है उसके दिमाग में। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। उसके दिमाग में अचानक सूझ आती है कि नहीं, बड़े डब्बे को नीचे रखता हूँ और छोटे वाले को ऊपर रखता हूँ, फिर चढ़ता हूँ और केले को लेने का प्रयास करता हूँ, तो केला प्राप्त हो जाता है चिंपैंजी को और वो अपनी भूख शांत कर लेता है। तो सूझ के माध्यम से यहाँ लर्निंग हो रही है। अब दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग आपका छड़ी समस्या है। छड़ी को वो सॉल्व करता है, ठीक ना। इसमें भी एक कमरे के अंदर चिंपैंजी को बंद कर दिया जाता है। उसमें 2 छड़ी रख दी जाती है। 2 छड़ी इस प्रकार की रख दी जाती है और कमरे के बाहर केला टांग दिया जाता है। कमरे के बाहर केला टांग दिया जाता है। तो चिंपैंजी क्या करता है? पहले एक छड़ी से इस केले को खींचने का प्रयास करता है, लेकिन छड़ी छोटी होती है तो वो केले को नहीं खींच पाता है। दूसरे छड़ी को भी लेके वो प्रयास करके देख लेता है, लेकिन नहीं खींच पाता है।
फिर क्या होता है कि वो थक कर बैठ जाता है, उसको लगता है नहीं निकाल सकते, लेकिन अचानक उसके दिमाग में सूझ आती है। और सूझ आने के बाद वो क्या करता है कि छड़ी, दोनों जो दो छड़ी थी उनको आपस में जोड़ लेता है, और दोनों छड़ी को जब आपस में जोड़ लेता है तो छड़ी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, और छड़ी लंबी हो जाती है तो उन छड़ी के द्वारा वो केला को खींच लेता है और केला को खा के अपने भूख को शांत कर लेता है। रूम में छड़ ऐसी थी जो आपस में जुड़ सकती थी, तो अचानक सूझ आने के बाद चिंपैंजी दोनों छड़ी को आपस में जोड़कर केला को खींचकर अपनी भूख को शांत कर लेता है। देखिए इस प्रयोग में क्या है, पढ़ सकते हैं आप। चिंपैंजी भूखा था और उसे कमरे में बंद कर दिया, केले कमरे के बाहर लटका दिया, वह कमरे में 2 छड़ी रख दी। चिंपैंजी ने दोनों छड़ी के सहारे से केले को प्राप्त करना चाहा पर सफल न रहा, थक कर बैठ गया। फिर अचानक उसे सूझ आई और उसने दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर केले को प्राप्त कर अपनी भूख शांत कर ली। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो सूझ के माध्यम से हो रही है, अचानक सूझ उसको आ रही है। ये देखिए दोनों छड़ी, छड़ी 1 छड़ी 2 को दोनों को जोड़ देता है, ये लंबा हो जाता है और जोड़ने के बाद चिंपैंजी को केला प्राप्त हो जाता है, वो केला को खींचकर अपनी भूख को शांत कर लेता है। तो यही अंतःदृष्टि एवं प्रयोग का सिद्धांत था, जिसमें 2 प्रयोग किए गए थे, एक में बॉक्स रखा गया था, एक में छड़ी रखा गया था, ठीक ना। दोनों में वो सूझ के माध्यम से केला को प्राप्त करता है और अपनी भूख को शांत करता है। आगे देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतःदृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्ययों के आधार पर कार्य करता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले लक्ष्य होता है कि भाई केले को प्राप्त करना है। अब उस केले को प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। वो बाधा क्या होता है कि वो समझ नहीं पाता है केले को कैसे प्राप्त करे, छोटा बॉक्स को आगे रखता है नीचे, फिर उसके ऊपर बड़े बॉक्स को रखता है और धड़ाम से गिर जाता है। फिर टेंशन में आता है, टेंशन में आने के बाद वो बैठ जाता है, बैठने के बाद उसके दिमाग में अचानक सूझ आती है, यानी संगठन, समस्याओं के समाधान का ऑर्गेनाइजेशन उसके दिमाग में बन जाता है कि नहीं, बड़े बॉक्स को आगे नीचे रखते हैं, फिर छोटे बॉक्स को उसके ऊपर रखते हैं, देन हम केला को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक समस्या का समाधान यदि वो कर लेता है तो उसके सामने फिर कभी दूसरी समस्या आ जाती है और उसके समाधान में वो लग जाता है, यानी रीऑर्गेनाइजेशन में वो लग जाता है। तो इन 5 संप्रत्ययों पे गेस्टाल्टवाद का जो अंतःदृष्टि का सिद्धांत है वो कार्य करता है, ठीक ना। अंतःदृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत की विशेषता क्या है? इस सिद्धांत की सीखने की जो प्रकृति है, जो लर्निंग का नेचर है, हम कैसे सीखते हैं? संज्ञानात्मक तरीके से सीखते हैं। संज्ञानात्मक मतलब क्या? कॉग्निटिव तरीके से हम सीखते हैं, यानी मस्तिष्क का यूज होता है सीखने में। और कैसे होता है संज्ञान का यूज? संज्ञान के माध्यम से हम कैसे सीखते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत में न तो रीइंफोर्समेंट की बात की गई है, इस सिद्धांत में न तो रीइंफोर्समेंट की बात की गई है, न तो आपका स्टिमुलस की बात की गई है कि हम उसको कोई स्टिमुलस वगैरह दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसमें संज्ञान यानी दिमाग का प्रयोग, अचानक उसको सूझ आता है और वो समस्या का समाधान कर लेता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव के माध्यम से लर्निंग हो रही है। अधिगम या सीखना इसमें अचानक होता है, भी अचानक उसको सूझ आता है और उस समस्या का समाधान कर लेता है। सीखने की प्रक्रिया इसमें यंत्रवत अर्थात धीरे धीरे नहीं होती है कि प्रयास करता है फिर गलती करता है, ऐसा नहीं, अचानक उसको सूझ आती है और वो सीख जाता है। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है कि जो वो सीखता है वो फिर हमेशा उसके दिमाग में वो बना रहता है। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। इस प्रकार की जो सीखने की प्रक्रिया है, इसमें जो सूझ है वो उसको अचानक मिलती है, एकाएक मिलती है, ठीक ना। इसके अगर हम शैक्षिक निहितार्थ की बात करें, शैक्षिक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की कि क्या इसके शैक्षिक उपयोग हैं, इस सिद्धांत से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो इस सिद्धांत से आपको मैंने पहले ही बताया कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को हम पूर्ण रूप में यदि देखते हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी समझ जाती है, किसकी अपेक्षा? पार्शियल की अपेक्षा। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं पढ़ाते समय, वो शिक्षण सूत्र किसकी देन है? तो इसी सिद्धांत की देन है कि होल टू माइक्रो या फिर होल टू पार्ट के तरफ, जो होल टू पार्ट वाला जो टीचिंग रूल का हम प्रयोग करते हैं, शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, वो इसी सिद्धांत का देन है कि आगे हम होल को देखते हैं फिर उसके बाद हम पार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। कठिन विषय के लिए ये सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि कोई भी कठिन विषय को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हम
थक कर बैठ जाते हैं, यदि हमसे सॉल्व नहीं होता है, फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर वर्क करता ही रहता है हमारे बैठने के बाद भी, और अचानक उस कठिन विषय को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कठिन विषय को सॉल्व करने के लिए सिद्धांत उपयोगी है। समस्या का पूर्ण रूप से इसमें प्रस्तुतिकरण होता है कि पहले समस्या आती है, फिर अंतर्दृष्टि आती है, फिर सूझ आती है, फिर समाधान होता है। यानी एक समस्या के पूरे पैटर्न को ये दिखाता है कि समस्या स्टार्ट कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है। उसके पूरे पैटर्न का प्रस्तुतिकरण इस सिद्धांत के माध्यम से होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से रटने को मिनिमाइज किया जा रहा है, रटने को रिड्यूस करने पे जोर दिया जा रहा है कि किसी भी बच्चे को हमें रटवाना नहीं है, उसके सूझ का प्रयोग करवाना है, उसको उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि बच्चा अपने सूझबूझ का, अपने संज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को सीखे। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जिससे आपको ये एहसास हो सकता है कि इस थ्योरी का कितना यूटिलिटी है आज के जीवन में। आप देखते होंगे कि कोई भी कमरा है, कोई भी रूम है, अगर उसको हमें सजाना है, कोई भी रूम है वो पूरा ब्लैंक है, खाली है, अगर उसको हमें सजाना है तो कमरे को सजाने से पहले हम कमरे की स्थिति को देखते हैं, कमरे के स्ट्रक्चर को देखते हैं, रूम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, और उसके बाद उस कमरे को सजाने के आइडियाज़ हमारे दिमाग में कंस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि हम किसी चीज़ को एज अ होल देखते हैं तो फिर उसके पार्ट को हमें कैसे फील करना है, उसके पार्ट को कैसे हमें, उसके पार्ट पे कैसे हमें वर्क करना है, उसके आइडियाज़ हमें बेहतर तरीके से मिल जाते हैं। तो यानी एज अ होल किसी भी चीज़ को देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब कि सही है, इस सिद्धांत से पता चलता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कैसे अचानक सूझ के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान हम दैनिक जीवन में कर पाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक मैथ का स्टूडेंट है, गणित सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट है, और वो एक सवाल को हल कर रहा था। वो सवाल किसी भी चीज़ का हो सकता है, आकलन, समाकलन, समीकरण, आव्यूह, सारणी, गणित का कोई भी चैप्टर का एक सवाल है जिसको वो हल कर रहा था। करते करते थक गया। जनरल ऐसा देखने को मिलता है, गणित का कोई भी सवाल होता है, बच्चा जब उसको हल करता है तो करते करते कभी थक जाता है, उसको आंसर मिल ही नहीं पाता है, थक गया और नहीं कर पाया। लेकिन अब भाई उसी सवाल में तो फंस के रहेगा नहीं, नहाना, धोआना, खाना पीना, अनेक काम होते हैं। तो वो फिर बाथरूम में नहाने चला जाता है, क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाया तो सोचता है भाई अब नहाने चले जाएं। और जैसे ही वो बाथरूम में नहाने लगता है, साबुन वगैरह लगाता होगा, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करता रहता है किस पे? उसी सवाल पे उसका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता रहता है कि इसका सल्यूशन क्या होगा। और अचानक उसके दिमाग में सूझ आता है कि अरे इस सवाल को तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, यानी उस सवाल को सॉल्व करने का तरकीब उसके दिमाग में आ जाता है। तो ये थ्योरी मतलब हमारे जीवन में दिखती है प्रयोग में कि हम कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लेकिन उस समय तुरंत सॉल्व नहीं करने पाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर किसी और काम को जब करने लगते हैं तो उस समय अचानक हमारे दिमाग में उस सवाल को सॉल्व करने का तरीका आ जाता है, यानी अचानक सूझ के माध्यम से हमें लर्निंग हो जाती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ आप इम्पोर्टेंट टर्म्स को इसके अंदर देख सकते हैं कि पहले तो हम क्या करते हैं कि प्रायर नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस के माध्यम से किसी भी चीज़, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए सोचते हैं। उसके बाद हम कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि अपने संज्ञानात्मक स्तर पर अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल करते हैं कि अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है, वैसे नहीं होगा तो ऐसे, मतलब कई तरीके से सोचने का काम करते हैं। फिर भी यदि हमें समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? इनक्यूबेशन, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे देते हैं। लेकिन दिमाग को जब हम आराम देते हैं फिर भी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वर्क करता रहता है उसी चीज़ पे। तो उसके बाद जब हम अपने थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद हम कोलैबोरेशन या फिर डिस्कशन अपने दोस्तों से, अपने फैमिली पीयर्स किसी से भी करते हैं। और डिस्कशन करते करते ही अचानक सेरेंडिपिटी
सेरेंडिपिटी इसको बोलते हैं, ठीक ना। सेरेंडिपिटी यानी कि अचानक से हमारे दिमाग में इंसाइट डेवलप हो जाता है और उसी इंसाइट के द्वारा जो समस्या को लेके हम वर्क करते रहते हैं उस समस्या का सल्यूशन हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये 5 चरणों में हमें समस्या का समाधान मिलता है। पहले तो हम प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे सोचते हैं, फिर अपने कॉग्निटिव लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, फिर इनक्यूबेशन देते हैं यानी ब्रेक देते हैं अपने दिमाग को, फिर अपने पीयर्स, फ्रेंड्स या कलीग्स किसी से भी हम कोलैबोरेशन या डिस्कशन करते हैं, फिर सेरेंडिपिटी यानी कि अचानक हमारे अंदर इंसाइट डेवलप हो जाता है और जिस समस्या पे हम वर्क कर रहे होते हैं उस समस्या का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक ना। और ये जो थ्योरी है हमारी इंसाइटफुल लर्निंग, यह थ्योरी हमें बताता है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो कैसे चीज़ों को परसीव करता है, कैसे विजुअल चीज़ों को, प्रत्यक्ष चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, संप्रत्यय के रूप में हमारे मस्तिष्क में स्थापित करता है। ये हमें हेल्प करता है कि हमारा ब्रेन नेचुरली चीज़ों को कैसे ग्रुप करता है और हमें वो चीज़ें एज अ होल के रूप में प्रेजेंट करके बताता है। जिन चीज़ों को वो ग्रुप करता है उन चीज़ों को होल रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करके बताता है। तो यानी इस थ्योरी का इस चीज़ में रोल है कि ये कैसे चीज़ों को परसीव करता है, विजुअल चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करता है और उसको कैसे ग्रुपिंग करता है, ग्रुपिंग करने के बाद कैसे उसको होल रूप में हमारे सामने वो प्रेजेंट करता है। एक खाका पूरा एक मॉडल हमारे दिमाग में कैसे ला देता है किसी चीज़ का, ठीक ना। यानी किसी चीज़ को होल रूप में प्रेजेंट करने का काम ये थ्योरी करता है। कुछ लॉज ऑफ गेस्टाल्ट हैं इस जो ये संप्रदाय है आपका गेस्टाल्टिज्म, इसके कुछ लॉज हैं या इस थ्योरी के आधार पर कुछ लॉज बनाए गए हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। और जो शिक्षक होता है एक, वो अपने क्लास में जब भी पढ़ाता है तो अपने लर्नर को समझाने के लिए इन नियमों का प्रयोग करता है। पहला नियम है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ अपने रंग, आकार, विशेषता में सेम है तो जो हमारा दिमाग है उसे एज अ ग्रुप कवर करने की कोशिश करता है, उसे एज अ ग्रुप हमारे अंदर स्थायी करने की कोशिश करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अगर आपको दो ऐसे ग्रुप दे दिए जाएं जिसमें कि सर्कल और स्क्वायर मिक्स करके दे दिए जाएं, कुछ सर्कल और स्क्वायर मिक्स करके दे दिए जाएं, तो जब हम ऐसा चीज़ देखेंगे तो जो हमारा ब्रेन होगा वो सेपरेटली दो अलग ग्रुप बनाएगा, दिमाग में सेपरेटली दो अलग ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप में सिर्फ वृत्त वृत्त होंगे और एक ग्रुप में सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर होंगे। तो वो दो ग्रुप बनाएगा, एक सर्कल का एक स्क्वायर का, और दोनों सेपरेट ग्रुप होंगे। सर्कल वाले ग्रुप में सिर्फ सर्कल सर्कल ही होगा और जो स्क्वायर वाला ग्रुप है उसमें सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर ही होगा। दूसरा क्या है इसका एग्जाम्पल कि जैसे आपने बहुत सारे बुक्स देखे होंगे तो बुक्स में आपका जो पहला दूसरा पेज होता है उसमें इंडेक्स होता है। इंडेक्स में आपने देखा होगा कि कई यूनिट दिए रहते हैं और कई यूनिट के अंदर लेसन दिए होते हैं। जैसे कि पहले यूनिट में यदि लर्निंग है तो लर्निंग वाले यूनिट में आपके जो लेसन होंगे वो लर्निंग से संबंधित होंगे, ठीक ना। थॉर्नडाइक हो जाएगा, पेवलव हो जाएगा। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 मान लीजिए आपके व्यक्तित्व से संबंधित हैं तो व्यक्तित्व वाले में लेसन आपका हो जाएगा ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो जो आपका दिमाग होगा ये दोनों को देखेगा तो वो अलग अलग ग्रुपिंग इनकी कर देगा, सेपरेट ग्रुपिंग। यूनिट 1 के ग्रुप में यूनिट 1 के लेसन आपको पूरा दिखेंगे और यूनिट 2 के जो लेसन यूनिट 2 जो होगा यूनिट 2 में यूनिट 2 के लेसन अलग, आपको दोनों सेपरेट अलग अलग ग्रुप में दोनों के लेसन्स आपके दिमाग में बन जाएंगे इसके संप्रत्यय। तो ये चीज़ है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसको हम बोलते हैं निकटता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो भी लेसन्स व जो भी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं वो हमें एक साथ पढ़ाने चाहिए। जैसे कि संक्रिय आप जानते होंगे जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो ऑपरेशन यदि हमें पढ़ाना है तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग हमें क्या करना चाहिए, साथ में ही इकट्ठा पढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम जोड़ पढ़ा दिए तो उसके बाद तुरंत हमको घटाना भी उसी के साथ पढ़ा देना चाहिए, गुणा भी उसी के साथ पढ़ा देना चाहिए और भाग भी उसी के साथ पढ़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एडिशन पढ़ा गए फिर इसके बाद रेखा गणित पढ़ाने लगे तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें वो सारे लेसन पढ़ाने होते हैं
हमें वे सारे लेसन और कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाने होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। ये चीज़ समझिए। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, समापन का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। यह हमें यह बताता है कि कैसे हमारा ब्रेन मिसिंग चीज़ों को परसीव करता है। जैसे कि आपने पजल देखा होगा, तो पजल में जो चीज़ ब्लैंक होता है, जिसको सॉल्व करना होता है, जिसको फाइंड आउट करना होता है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस जगह पे चला जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए वर्क करने लगता है। तो इस प्रकार किसी भी छात्र की क्रिटिकल थिंकिंग को हम इस सिद्धांत के द्वारा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक पजल आपने देखा होगा, पजल में क्या होता है, सम पार्ट गिवन होता है, कुछ पार्ट उसमें दिया होता है, वन पार्ट या टू पार्ट उसमें ब्लैंक होते हैं, वन पार्ट उसमें ब्लैंक होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है और इसी को हम मिसिंग पार्ट बोलते हैं, इसी को हमें फाउंड करना होता है। तो ये नियम इसमें भी काम आता है कि किसी भी छात्र के हम क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो जो सम पार्ट गिवन है उस पे ज़्यादा नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली मिसिंग पार्ट पे चला जाता है जिसको कि हमें फाउंड करना है, ठीक ना। इसके बाद जो चौथा नियम है गेस्टाल्ट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हमें निरंतर रूप में पढ़ानी चाहिए। निरंतर रूप में पढ़ाने से या दिखाने से, उनको समझाने से उस चीज़ को हम बेहतर समझा सकते हैं, उस चीज़ को हम बेहतर, उस चीज़ में बच्चे को हम अधिगम करा सकते हैं। देखिए, इसमें जब भी कोई भी लेसन्स हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें कनेक्शन होना ज़रूरी है, उसका कंटिन्यूअस फ्लो होना ज़रूरी है। जब कोई भी लेसन्स हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कनेक्शन होना ज़रूरी है, उसका कंटिन्यूअस फ्लो होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लेसन 1 2 3 ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कि उसको हमें कंटिन्यू वे में पढ़ाना होगा। 1 के बाद 2 पढ़ाना होगा, 2 के बाद 3 पढ़ाना होगा, जिससे कि वो दोनों तीनों लेसन में कनेक्शन बच्चा स्थापित कर सके और उसको वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। यानी कि उनका कंटिन्यूअस फ्लो होना ज़रूरी है। 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। जैसे कि इतिहास में हम प्रारंभिक मानव का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो प्रारंभिक मानव का इतिहास सबसे पहले पढ़ाएं, फिर उसके बाद आरंभिक नगर पढ़ाएं, फिर आरंभिक नगर के बाद राज्य, राजधानी जो भी हैं उसको मतलब पढ़ाएं। ये तो इस प्रकार, जैसे रुकिए मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ इसका उदाहरण आपको अच्छे तरीके से कि कैसे आपको पढ़ाना चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। बस एक सेकंड में थोड़ा खोल लूँ और एक कॉपी कहाँ है, हाँ ठीक आ गया। देखिए, जैसे कि अगर हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक मानव का इतिहास पढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कि क्या आखेटक थे, संग्राहक थे, उत्पादक कैसे हुए, आरंभिक नगर कैसे हुए, सभ्यताएं कौन कौन सी विकसित हुई, भारत में धार्मिक आंदोलन क्या है, महाजनपद कैसे आया, फिर जो शासन काल और जो रूलर हमारे देश में आए, इन सारे चीज़ों का जो कंटिन्यूटी है वो सही से होना चाहिए, ताकि एक लेसन से बच्चा दूसरे लेसन को कनेक्शन स्थापित करके देख पाए। जैसे कि आप देखते होंगे कि इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से, डायग्राम बनाकर बच्चों को हम अगर एक क्रम में दिखाएं, एक क्रम में समझाएं, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी समझ सकता है, बच्चा उसमें अधिगम आसानी से कर सकता है। इसका एक उदाहरण आप मैथ के अंदर भी देख सकते हैं। जब भी आप कोई इक्वेशन को हल करते हैं, कोई समीकरण को हल करते हैं, तो उसका एक डायग्राम होता है, आपको क्रम वाइज उसको हल करना होता है कि पहले आप उसमें समीकरण 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1 का 2 से गुणा भाग घटाना करेंगे। तो इस क्रम को आपको फॉलो करना पड़ता है। इस क्रम को फॉलो करने के बाद ही आपका क्या होता है, जो आंसर होता है वो आ पाता है। तो कंटिन्यूटी का जो सिद्धांत है वो यही बोलता है। तो आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, इसको थोड़ा विस्तार में हमने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि इससे ऑलरेडी CUET PG एमएड एंट्रेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन अकेले यहाँ से आए थे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने विस्तार से पढ़ाया है। चीज़ों को समझिएगा। कहीं पे यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको कल करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट में यदि आप क्वेश्चन
के आंसर सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये थ्योरी आपको समझ में आ चुकी है। ठीक,